नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रो होम्योपैथी विद डॉक्टर भदौरिया में। मैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर मनोज सिंह भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस प्रयास का उद्देश्य इतना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके कामों के बारे में और उनके विचारों के बारे में जानें। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में डॉक्टर B.R. देवांगन जी हैं। आप दुर्ग से हैं और युवा चिकित्सक हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे इनके हम काम देखते ही रहते हैं। मेरा भी आज इनसे पहली बार ही रूबरू मुलाकात है आप लोग के साथ ही। तो मैं तो इन्हें जितना जानता हूँ, पर जो लोग इन्हें नहीं जानते हैं उनके लिए मैं, डॉक्टर देवांगन जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने समय दिया और जी इस समय धन्यवाद का सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आपसे निवेदन है कि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे तो आपको बहुत लोग जानते हैं, पर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ पे रहते हैं, कब से चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और अभी तक का आपका सफर क्या रहा। जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय मैटी। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ B.R. देवांगन चंदखुरी दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। और मैंने सबसे पहले BMS एम अल्टरनेटिव से किया। उसके बाद मैंने MD इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किया और अभी कुछ समय पूर्व मैंने अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से DEMS किया हूँ। थोड़ी सी आवाज कम आ रही और है मेरी देवानंद जी, प्रैक्टिस। थोड़ी थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ी सी। जी जी सर। ओके सर। जी। तो आपके जी आपकी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई सर। जी मैं BMS जो किया वो भिलाई से किया, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में किया और रेगुलर किया और पढ़ाई भी की। और उसके बाद मैंने MD इलेक्ट्रो होम्योपैथी से भोपाल से किया था, जो 2007 में कंप्लीट हुआ था। और अभी मैंने पिछले वर्ष लास्ट ईयर मैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से DEMS किया हूँ सर। तो आपने प्रैक्टिस कब से शुरू की सर। सर मैं 2007 से प्रैक्टिस चालू किया है और अभी तक कंटिन्यू हूँ। 2007 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2024 आ गया है। देखा जाए तो जी लगभग 17 साल का सफर रहा आपका प्रैक्टिस में। जी सर। 17 साल का ये सफर कैसा रहा आपका। सर देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथ का शुरू में तो बहुत दिक्कत ही होती है। मैं सबसे पहले एक विलेज में प्रैक्टिस चालू किया, चंदपुरी करके गांव है, दुर्ग से लगा हुआ है। हम्म। तो वहां से प्रैक्टिस चालू किया और धीरे धीरे सर आगे बढ़ते गए। तो बहुत परेशानियां आई, पहले इंजेक्शन लगाओ, बॉटल लगाओ, ऐसे पेशेंट के आते थे, क्योंकि इससे पहले ना कोई पेशेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वहां जानते नहीं थे कि कोई ये डॉक्टर है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, जो इस तरह से कंप्रेस करके गोलियों वाला दवाई ये देके या पीने वाला पानी जैसा दवाई देके किसी तकलीफ को ठीक कर सकता है या किसी बीमारी को ठीक कर सकता है करके। तो सबसे पहले पेशेंट हम लोग को आकलन करने के लिए ही आया करते थे कि ऐसा है सर, तुमको दवाई चाहिए ऐसा करके। तो धीरे धीरे विश्वास बढ़ते गया और मैं अपने प्रैक्टिस के लिए जुझारू था, नया कुछ करना चाहता था, इसलिए इस फील्ड में आया सर। हाँ, तो निश्चित रूप से आप चूंकि ग्रामीण इलाके में आपने प्रैक्टिस की शुरुआत की थी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तो वहाँ पे नई चीज़ है, तो आपको वास्तव में बहुत तकलीफें आई होंगी। आप क्या महसूस करते जी हैं जी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है, आप क्या महसूस करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी गांव के लिए बनी हुई चिकित्सा पद्धति है या ये शहरों के लिए बनी हुई चिकित्सा पद्धति है। सर आपकी स्थिति में लगता है कि इलेक्ट्रो होम प्रैक्टिस गांव में भी किया जा सकता है और सिटी में भी किया जा सकता है, क्योंकि मैं अब दोनों जगह प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। तो मेरे को कोई फर्क नहीं लग पड़ता। जैसे अब मेरे पास जैसे पेशेंट आना स्टार्ट हुए कि नहीं गांव में करना चाहिए या शहर में बात करनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पेशेंट और डॉक्टर की मेंटलिटी और उसके ट्रीटमेंट के तरीका पे निर्भर करता है कि डॉक्टर अपने पेशेंट को कैसे ठीक करता है, न कि पद्धति पे। हमको अपने पेशेंट को रिजल्ट देना है और उसके अनुसार अपन को चलना है कि पेशेंट हमारा क्योर हो। वही सबसे बड़ी बात है। तो आपको काफी संघर्ष करना पड़ा इस चीज में, ये ऐसा लग रहा है शुरुआत जैसी जैसी जी आपकी रही। वैसे आपका प्रैक्टिस का टाइमिंग क्या है और आप कितना समय देते हैं अपने पेशेंट्स को। सर, सुबह मैं चंदखुरी में प्रैक्टिस करता हूँ, सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक सर।
उसके बाद 4 से 5 बजे तक 1 घंटा चंदपुरी में, और क्योंकि मेरा रेसिडेंस भी वही है चंदपुरी में, क्लिनिक भले अलग जगह है, तो 4 से 5 1 घंटा और मैं चंदपुरी वाले क्लिनिक में जाता हूँ। उसके बाद 5 बजे से बाद तक से पूरा रात तक दुर्गगंजपारा में मेरा क्लिनिक है, वहाँ प्रैक्टिस है सर मेरा। तो आप पूरी तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा करते हैं या दूसरी चिकित्सा पद्धति भी साथ में उपयोग करते हैं? नहीं सर, मैं 100% इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप ज्यादातर एसेंस का इस्तेमाल करते हैं या पेटेंट का इस्तेमाल भी करते हैं? सर मैं पेटेंट बहुत कम यूज करता हूँ, और एसेंस से ही 99% यूज करता हूँ सर। तो जो बहुत से डॉक्टर पेटेंट यूज करते हैं, पेटेंट को आप कितना उपयोगी मानते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस में? सर पेटेंट का ऐसा है कि जो प्रारंभिक अपन ट्रीटमेंट चालू किए थे, जिस समय प्रैक्टिस चालू किए थे 2007 8 8 में, उस समय अपन पेटेंट पे ज्यादा जोर देते थे। लेकिन जैसे जैसे अपन को समझ में आती गई, आप जैसे गुरुजनों के संपर्क में आते गए, और अपन सीखते गए, और अभी भी सीख रहे हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझको लगता है कि एसेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए प्रैक्टिशनर को, क्योंकि हम जो डोज डायल्यूशन सेट करना चाहते हैं वो पेटेंट से संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरी सोच है सर। तो जो आपने देखा है, जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है तब से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जानकारी बहुत तेजी से फैली है, और जानकारी देने वालों की जी संख्या भी बहुत बड़ी है ना? मेडिसिन जी बताने वालों की, बुक लिखने वालों की, मेडिसिन बेचने वालों की, और ऑनलाइन एजुकेशन देने वालों की। तो ये जो हुआ है, ये आप इसको बेहतर मानते हैं या इसको गलत मानते हैं? नहीं सर, मैं बहुत अच्छा मानूंगा इस चीज को, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, तो हमको जन 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 तक पहुंचाना है। तो सोशल मीडिया में इसकी शिक्षा, इनकी दवाइयों के बारे में, इनके डॉक्टर्स के बारे में जानकारी उपलब्ध अति आवश्यक था। और ऐसा करने वाले सभी साथियों को, मेरे इलेक्ट्रोहोमे साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर। इसमें इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो नया चिकित्सक होता है वो सोशल मीडिया में इतनी बाढ़ देख के कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हमको जिस टाइप से, जैसे अलग अलग टाइप से हम लोग डायल्यूशन यूज करते हैं, जिस टाइप का अपन वो चिकित्सक प्रैक्टिस करता है उसमें उसको रिजल्ट मिलता है, उसको प्रॉपर कंटिन्यू रखना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और मैं दोनों तीनों तरह के प्रयोग करता हूँ, जैसे डायल्यूशन का, और जैसे प्रयोग करते हैं 19 का करते हैं, 147 का करते हैं, पिल्स का या डिस्किट का यूज। तो मैं सभी टाइप का यूज करता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक देखा हूँ कि सभी टाइप का करके देखा हूँ, जिसमें जो जो रिजल्ट अच्छे आते हैं उस टेक्निक का मैं प्रयोग करते जाता हूँ पेशेंट में। तो आप किसी एक डायल्यूशन पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, आप लगभग सभी डायल्यूशन पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो जी सर जी। फिर भी आपको कौन सा डायल्यूशन पैटर्न बेहतर लगता है? मेरे को ड्रॉप मेथड 19 से D10 तक जाता हूँ सर, और कुछ 147 से जाता हूँ, जिसमें क्रोनिक प्रॉब्लम होती है उसमें 147 से भी जाता हूँ सर। आप 17 साल से चिकित्सा कर रहे हैं। अगर जी मैं ये जानना चाहूँ कि ऐसी कौन सी 5 बीमारियां हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलती है या मिली है, और जिनके लिए आप को लोग याद करते हैं, या जिनके लिए आप मरीजों के बीच में पॉपुलर हैं, वो ऐसी कौन सी 5 बीमारियां हैं? सर, मैं पाइल्स बहुत अच्छे से देखता हूँ, स्टोन देखता हूँ, और डायबिटिक देखता हूँ, और ज्वाइंट पेन जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं, और साइटिका, बहुत ये मैं अच्छी बात। बहुत अच्छे से देखता हूँ सर। और कुछ और कहना चाहूंगा, स्किन के भी कुछ रोगों को बहुत अच्छे से देख पाता हूँ सर। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अलावा दूसरे और मेडिकल साइंस का नॉलेज भी है, एलोपैथी का या आयुर्वेद का सर या होम्योपैथी का? नहीं, बहुत बहुत कम, जितना हम सुनते हैं, जितना हमारे संपर्क में आते हैं, बातचीत होती है क्लिनिक से, उतना ही है जानकारी है सर। तो लेकिन मेरे को गहराई से या बोला जाए, जितना भी जानता हूँ कम जानता हूँ भले, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को ही ज्यादा जानता तो दूसरे दूसरी मेडिकल साइंस का जो भी आपको ज्ञान है, और उससे अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तुलना की जाए, तो आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या खूबी लगती है? कौन कौन सी खूबी लगती है आपको? हूँ।
सर इलेक्ट्रोफाइलिंग की खूबी यह है कि हमारी जो ड्रग है वो सभी से भिन्न है। दूसरा, विदाउट एनी साइड इफेक्ट है। तीसरा, पेशेंट को लेने में बहुत आसान होता है। जैसे कंप्रेस करना है तो लगा दो, बच्चे को देना है तो पिल समझ दो या ड्रॉप में दे दो। टेस्ट लेस मेडिसिन है सर, और इफेक्टिव है। तो बहुत जल्दी इफेक्ट आता है सर हमारे मेडिसिन के, क्योंकि अपन पानी से देते हैं तो पानी पीने से कोई इनकार नहीं कर सकता अभी के समय में, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो इस माध्यम से, और दूसरी बात, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए है। अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट हुआ नहीं है किसी पेशेंट को, ना होगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी से। तो इस कारण से मेरे को इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत बढ़िया लगता है करने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा में पद्धति से। इलेक्ट्रोपैथी में आप कमियां क्या देखते हैं कि हमारी पैथी में क्या कमियां हैं? सर सिस्टम में कोई कमी नहीं है। कमी मेरे को ये लगता है कि हम फिजिशियन में कमी होती है कि हम अपने नॉलेज को ग्रो नहीं कर पाते और पेशेंट को वैसा हैंडल नहीं कर पाते। ये कमी है। सिस्टम में कोई कमी नहीं है, उस सिस्टम को हम लोग आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ये हम में कमी है। सिस्टम आगे बढ़ नहीं पा रहा है, इसके लिए हम लोग जैसे, अब जैसे आपने बोला हम लोग तो दोषी है ही, लेकिन जी इसमें जो है ना, जो हमारे संगठन हैं उनमें उनको आप कितना कमजोर पाते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए? सर, संगठन में तो हम ही लोग हैं, इसलिए मैं अपने आप को बोला, क्योंकि संगठन, हमारे बहुत सारे संगठन है और एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाते, ये एक कमी होती है सर। अगर एक साथ मिलकर करते तो हमारा काम अभी तक मिल जाया रहता था। हाँ, जैसे कि आप भी एक संगठन से जुड़े हुए हैं, और अभी जी कल या परसों ही मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, आप लोग मंत्रालय भी गए थे इसी संबंध में। जी तो आपका संगठन जो है ना अभी छत्तीसगढ़ स्तर पे क्या काम कर रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए? सर, हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए समर्पित संगठन है छत्तीसगढ़ जन चिकित्सा कल्याण समिति। उसमें मैं सेंट्रल बॉडी में, स्टेट बॉडी में हूँ सर। पूर्व में मैं सेक्रेटरी था, अभी वर्तमान में मैं अन्य पद पे हूँ। तो स्टेट बॉडी में हूँ, और हमारा संगठन यही चाहती है, अन्य प्रदेशों में जिस तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए काम हो रही है वैसे सब एक साथ मिलकर हमारे प्रदेश में भी ऐसा काम हो, और स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑर्डर हो, यहाँ के लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर हो जाए कि चिकित्सक निश्चिंत होकर प्रैक्टिस करे। सेंट्रल में जो होगी वो आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि आईडीसी इस मैटर को देख रही है। लेकिन स्टेट में भी हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो मदर स्टेट है, एमपी है, वैसा आदेश यहाँ भी एक हो जाए शासन के द्वारा। तो आप उस लोग पे भी काम कर कोशिश रहे हैं हम लोग। आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसा राजस्थान में हुआ है वैसा छत्तीसगढ़ में भी हो जाए। जी सर, जी जी। आईडीसी में जो मामला लटका हुआ है पिछले 10-12 साल से, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आईडीसी जो कहती है अभी तक, जो नॉलेज में आई है, एक्चुअल की जो नीड होती है वो हम सभी लोग मिलके पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे 29 लोग को मिल के एक साथ हमको देना था, लेकिन हम लोग एक साथ नहीं हो पाते, सब अलग अलग दे पाते हैं। और कोई अगर अच्छा स्वभाव साथ देना चाहता है, सब डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, तो उसको साथ भी नहीं लेते। ऐसा भी हुआ है, जैसे मेरे को ध्यान में आया है। तो ये हमारी एक रूपता नहीं हो पा रही सर, यूनिटी नहीं हो पा रही है हम में, इस कारण से हो रही है। मेरे को लगता है यूनिटी रहती तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टैंड और आईडीसी का स्टैंड कुछ अलग ही होता अभी तक से। एकता के अभाव में हमारी जो है ना मान्यता की गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही है, ऐसा आपका मानना है? जी राजस्थान में लेकिन उसके बाद में भी मान्यता मिल गई, इसको कैसे देखते हैं आप? सर, राजस्थान के जो चिकित्सक हैं और जो गवर्नमेंट है, दोनों एक दूसरे से हेल्प लेके चल रही है, क्योंकि वहाँ बहुत पहले से चल रही। सर राजस्थान में टीम बनी थी, और गवर्नमेंट टीम बनाती गई है, बॉडी बनाई थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता देने के पहले। वहाँ बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, फिर वहाँ के यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हुए हैं, उसके बाद पेपर बनी है। और जो टीम गवर्नमेंट को जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में जो जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसको लेके गवर्नमेंट आगे बढ़ी है। इस कारण से वहाँ बहुत पुराना और बहुत पहले से ये बात चल रही थी सर राजस्थान में, कि इस पैसे को मान्यता कैसे दो। तो इस देश के जो बेस बताया गया था, इस आधार पे आपको मान्यता मिल सकती है, उसको वहाँ के चिकित्सकों ने फुलफिल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कारण से ये हो पाया सर।
पैथी इतनी अच्छी है, डॉक्टर इसमें बहुत हैं कहने को, मतलब लोग कहते हैं इसमें 5 लाख डॉक्टर हैं, लेकिन प्रैक्टिशनर कम क्यों है? प्रैक्टिशनर कम इसलिए है सर। पहले तो सबसे पहले हम लोग जब भी शुरू में प्रैक्टिस किया, और हमसे बहुत सीनियर लोग भी बहुत प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो उस समय मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाती थी, सही शिक्षा भी नहीं मिल पाती थी, और मेडिसिन अवेलेबल भी नहीं हो पाती थी। ये कारण हुआ था, और चिकित्सकों को गाइडलाइन भी नहीं मिल पाता था इन सब कमी के कारण से। इसलिए कमी हुई थी सर। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और अच्छे चिकित्सक उभर के आ रहे हैं अभी के साथ। इसके मेडिसिन के रिजल्ट्स के बारे में क्या बोलेंगे आप? कैसे रिजल्ट है इलेक्ट्रोपैथी के, आपका अनुभव? बहुत बहुत बढ़िया है सर। मेरे को लगता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रिजल्ट अन्य पद्धतियों से कहीं कमतर नहीं है, उससे बेहतर है, और कम समय में उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है हमको। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी लगती है आपको? सर जैसे मेरे को लगता है, हम लोग तो जैसे उस समय की अवेलेबिलिटी थी, कॉलेजेस थी, वैसा पढ़े हैं। लेकिन अभी लगता है कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जैसा पढ़ाई होता है उतने समय का हमारा भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पढ़ाई हो, और वैसे रूल रेगुलेशन इसके लिए भी बनना चाहिए। बहुत सारी फार्मा कंपनी आ गई हैं इलेक्ट्रोपैथी में। फार्मा कंपनियों जी। को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो पहले सभी फार्मा कंपनियों को मेरे तरफ से धन्यवाद है कि ऐसे स्थिति में हमको सुलभ मेडिसिन अवेलेबल करवा रही है। लेकिन मेडिसिन की क्वालिटी को लेके जो है ना, बहुत सी शिकायतें और बहुत सी कमियां हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जी सर, मेरे पास तो अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, और मेरे को कमियां भी नजर नहीं आई है किसी फार्मा कंपनियों में, क्योंकि मैं जिस जिस फार्मा का दवाई यूज किया हूँ या मेडिसिन यूज किया हूँ, मेरे को रिजल्ट मिले हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब जी भारत में इलेक्ट्रोपैथी की दवाई में लगने वाले पूरे 115 पौधे उपलब्ध नहीं हैं, तो फिर दवाइयाँ कैसे बन रही हैं? इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास में? क्या सोचते हैं आप इसके बारे सर, में? पहले बात तो फार्मेसी हम लोग जाते नहीं हैं। कंपनी जो अवेलेबल कराती है वो हम लोग यूज करते हैं, और फार्मेसी के काम फार्मेसी कंपनी का है। हम एक प्रैक्टिशनर है, हमको दवाई अवेलेबल हो जाती है, उसी से प्रैक्टिस करती हैं। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि पूरे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है या प्लांट अवेलेबल नहीं है, 114 प्लांट अवेलेबल नहीं है, तो लगभग 80 के प्लांट अवेलेबल है यहाँ, ऐसे हमको पता है। और बाकी अदर कंट्री से यहाँ लाया जाता है या बुलवाया जाता है, ऐसा पता चला है सर मुझको। और उसको विश्वास में लेके, उसको मैं मानकर ही प्रैक्टिस करता हूँ कि हमारे पास इसमें 14 मेडिसिन ऐसे अवेलेबल है। आप प्रैक्टिस के अलावा और क्या क्या काम करते हैं इस पैथी को आगे बढ़ाने के लिए? सर मैं संगठन से जुड़ा हूँ, लोगों को जो चिकित्सक हैं उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करने के लिए प्रेरित करता हूँ। और कुछ कुछ नए लोग हैं जो मेरे से संपर्क में आने के बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जुड़े हैं और कर रहे हैं सर, और शिक्षा भी लिए हैं। बहुत अच्छी बात है। भविष्य में आपकी क्या योजना है? भविष्य में आप इलेक्ट्रोपैथी में और क्या काम करना चाहते हैं? भविष्य में सर मैं चाहूंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ब्रॉड लेवल पे काम करे अपन। अच्छा सेंटर हो, वेलनेस सेंटर हो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जैसे अन्य सिस्टम का हॉस्पिटल होती है, वैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भी होना चाहिए। और मेरा लक्ष्य है सर, अगर ये आगे बढ़ जाता है हमारा आईडीसी वाला काम या स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है, तो अपन भी एक बहुत बढ़िया और बड़ा सेंटर आप सबके सहयोग से डालें बहुत अच्छी बात। बहुत और बढ़िया, काम बहुत करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं, और अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप। फिर भी प्रैक्टिस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको? प्रैक्टिस में अपने हिसाब से चलने में कोई दिक्कत नहीं आता, कोई पेशेंट कोई कंप्लेन नहीं क्या है नहीं आता। पेशेंट के हिसाब से आता है, जब मेरे को ये चाहिए बोलते हैं, जैसे अन्य सिस्टम से तुलना करते हैं पेशेंट लोग कि उस सिस्टम में हमको टॉनिक देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं। तो हमारा सिस्टम अलग है, तो हम उसके हिसाब से न चले, अपने हिसाब से चलने के लिए उनको कन्वेंस करना पड़ता है सर। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। या हमारे सिस्टम एक है कि मेडिसिन या ड्रॉप्स हम लोग जो देते हैं उसको बार बार लेना पड़ता है, तो ये एक थोड़ा सा लगता है कि नहीं, तो कुछ पेशेंट लोग डोज को मिस कर जाते हैं, ऐसा भी होता है, ये थोड़ा सा परेशानी लगता है।
लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हर्बल के नाम से आते हैं, बिना साइड इफेक्ट वाले मेडिसिन चाहिए करके आते हैं, उन लोग बहुत अच्छे से पूरे हम जो जैसा बोलते हैं उसको फॉलो करते हैं सर। उन लोग बहुत लगन से मेडिसिन लेते हैं पेशेंट का। आपके पास में मध्यम वर्गीय पेशेंट भी आते होंगे, गरीब भी आते होंगे, है ना? तो जो एक आम जी मानसिकता है मरीजों की, कि जो आज के मरीज जो एलोपैथी से ज्यादा प्रभावित होते हैं, और वो आमतौर पर सस्ती दवाइयों को उतना जो है ना कारगर नहीं समझते या नहीं मानते हैं। इस सोच से आप कैसे लड़ते हो? सर, देखिए पेशेंट का सोच निर्भर करता है कि उसको महंगी दवाई चाहिए या सस्ती दवाई चाहिए। हमारे पास तो दवाई वही है, चाहे पेशेंट गरीब हो या मध्यम वर्ग का क्या है या धनाढ्य पेशेंट है, हमारे पास तो दवाई है और वैसे ही देना पड़ता है। बस अपन ऐसा कर सकते हैं कि किसी में दवाई को 4 देना वहाँ 5, या जहाँ 4 दे, किसी पेशेंट को दवाई ज्यादा नहीं ले पाऊंगा ऐसा बोलते हैं, या ड्यूटी पीरियड में है या वर्क करने वाले लोग होते हैं, उसको कम मेडिसिन में भी अपन को संतुष्ट करना पड़ता है और रिजल्ट देना पड़ता है। ये हमारी कोशिश होती है कि कम दवाइयों में भी हम अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट कर सकें। जो नए प्रैक्टिशनर इस पैथी में आ रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे? जो नए प्रैक्टिशनर हैं उसको तो अपने तन मन से बिल्कुल भिड़ जाना चाहिए, क्योंकि समय अभी हर्बल के चिकित्सा पद्धतियों का समय है। पब्लिक भी जागरूक हो रही है, शासन भी जागरूक हो रही है, और जो रोगी हैं वो लंबे समय तक लाइफ टाइम दवाई लेना नहीं चाहता कोई, तो सब जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्योर करते हैं, अन्य पद्धतियों में ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए जागरूक हो रहे हैं। बहुत अच्छा फिक्स समय है सर कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करें, अपने प्रैक्टिस को आगे करें और जागरूकता लाए, नए प्रैक्टिशनर को अपन और जोड़ें। और हमारी पैथी के जो बाकी लोग हैं, उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे पैथी के सभी लोग अपने सिस्टम में अच्छा से प्रैक्टिस करें और एक दूसरे प्रैक्टिशनर को भी सहयोग दें और सहयोग लेवें जरूरत पड़ने पे, और खुले भाव से ये हो। शासन से क्या अपेक्षा है आपकी? शासन से एक ही अपेक्षा है सर, जैसा अन्य प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रैक्टिस के लिए रोक नहीं है, वैसे हमारे प्रदेश में भी हो। और जो भारत सरकार के गाइडलाइन है, आदेश है 5 मई 2010 और 2011 के, उसको सभी प्रदेश में और पूरे देश में प्रॉपर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो करे। अभी तक का आपका जो सफर रहा है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? सर, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं संतोष यहाँ से है कि मैं एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मैं दिल से मन से संतुष्ट हूँ सर। और आपकी जो ये सफलता है या आपकी जो संतुष्टि है, इसका राज क्या है, और इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मेरे अपने गुरुजनों को धन्यवाद दूंगा, और मेरे माता पिता को जो मुझको इस शिक्षा के लिए मेरा सहयोग किए। उसके बाद मेरे गुरुजनों का, जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया और ज्ञान दिए और अभी तक दे रहे हैं, जिनके ज्ञान के कारण से ही मैं अपना हिम्मत से। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर जी। हाँ, आपकी आवाज बीच में म्यूट हो गई थी। खैर, तो मैं अब इस चर्चा के अंतिम दौर में आ गया हूँ। आप यदि अपने तरफ से जी, किसी को कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। मैं सबसे अभी सब अपने सभी सीनियर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों, गुरुजनों और अपने साथ सहपाठी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों, अपने दोस्तों और अपने साथ वाले सभी प्रैक्टिशनर को यही कहना चाहूंगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस के लिए भिड़ जाए, बहुत अच्छा समय है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को हमको जन जन तक पहुंचाने में हम सब एक साथ मिलकर प्रयास करें। देवांगन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेकर आपने अपनी जो शुरुआत है वो ग्रामीण क्षेत्र से की। मेरा ऐसा मानना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को ग्रामीण क्षेत्र में लेकर शुरू करना, शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला होता है। शुरुआत में क्या, भविष्य में भी जो है ना, एक ग्रामीण मानसिकता को बदलना, और वो जो इंजेक्शन कैप्सूल और बॉटल की मानसिकता से लेके अपनी लिक्विड मेडिसिन पे लेके आना, जो कि टेस्ट लेस है, कलरलेस है,
ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग होता है, और आपने बहुत अच्छे से उस जी चैलेंज को पूरा किया। और इतने साल से कर रहे हैं, 17 साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए। आप निसंदेह मिसाल हैं, मैंने सुना भी था आपके बारे में। और अब आप उसको आगे बढ़ते हुए आप शहर तक लेके आए हैं। आमतौर पे होता उल्टा है, लोग शहर से शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोपैथी में, पर आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण बनाया है कि आपने ग्रामीण क्षेत्र से शुरुआत करके और शहर पे आप लेके आए हैं। और मैं तो जानता भी हूँ आपके पास दूर दूर से मरीज आते हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे, तो अगर आप बताना चाहें तो अपना पता और अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी, आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सहयोग के लिए। सर, मेरा मेरा एक क्लिनिक है चिंतपुरी में, जो दुर्ग से लगा हुआ है। वहाँ सुबह 8:30 से 12:30 तक, बड़े बजे तक का टाइम है। और दुर्ग में शाम को 4 बजे से 8 बजे तक का टाइम है। गंजपारा शक्ति चौरा के पास मेरा क्लिनिक है सर, दुर्ग में। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए, ताकि लोग, जो डॉक्टर भी अगर आपसे संपर्क करना चाहे और जो मरीज आपसे संपर्क करना चाहे, तो वो संपर्क कर सके। जी, 9755663747 सर, ये मेरा नंबर है। इस पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बहुत संक्षेप में आपने जवाब दिया हर चीज़ का, मैंने जो भी पूछा और जैसा भी पूछा आपने बिल्कुल साफ सुथरा जवाब दिया, लेकिन बहुत संक्षेप में जवाब दिया। तो आज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने जितने लोगों को भी इंटरव्यू किया है, एकमात्र आपका इंटरव्यू टाइम पे पूरा हो रहा है। मतलब मैं लगभग एक 30-40 मिनट 30-40 मिनट का मैं समय लेके चलता हूँ। और मेरी कोशिश रहती जी है कि मैं अधिक से अधिक बातें कर सकूं, और अधिक से अधिक आपके विचार लोगों तक जान सकूं, पहुंचा सकूं। और आपने बहुत संक्षेप में, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात कही है, बहुत क्लियर कट बात कही है, बहुत स्पष्ट बात आपने कही है। और किसी भी किस्म का आपने छुपाने या दबाने या घुमाने की कोई कोशिश नहीं की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो अंत में यही कहूँगा, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और दूसरा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा काम कर रहे हैं प्रैक्टिशनर के रूप में भी, आप अच्छा काम कर रहे हैं संगठन के रूप में भी। और आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जय मैटी सर। जय मैटी।